हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाई एसके में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लेकर आए हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि 5 नंबरों का हम क्वेश्चन इस समय करा रहे हैं। तो आज ये दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसके पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा दिया। आज हम लेके आए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पहले हमने मादा जनन तंत्र करा दिया था और आज हम फिर से लेके आए हैं नर जनन तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है। तो यह 5 नंबरों में पूछा जाता है। सिर्फ चित्र बनाने के लिए 3 नंबरों में पूछा जाता है और 2 नंबर में इसकी टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं। तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि संक्षिप्त, यहाँ पे संक्षिप्त लिख गया है तो संक्षिप्त होता है, यानी कि चित्र सहित वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र लेके आए हैं। तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं किसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से। तो मादा में जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है तो वो अंडाशय होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र में क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है तो वृषण। जैसे कि महिला जनन तंत्र में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है अंडाशय, तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वृषण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है यही आपका वृषण हो गया। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वृषण, जो कि संख्या में 2 होते हैं और एक जोड़ी होते हैं। ये इनका कार्य क्या होता है, तो यहीं पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, वैसे वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद ये आपको दिख रही होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये अधिवृषण हो गया। इसमें क्या होता है, तो शुक्राणु जो कि होते हैं तो वो अंडाशय में का निर्माण होता है। उसके बाद परपक्वन कहाँ पे होता है, तो ये एक घोड़े के नाल की जैसी होती है, जो कि वृषण होता है। तो यहाँ पे शुक्राणुओं का मतलब पूरी तरह से विकसित यहीं पर होते हैं शुक्राणु। इसके बाद ये आपको दिख रही होगी शुक्रवाहिनी, ये आपको शुक्रवाहिनी है। ये हो गया वृषण, ये आपका हो गया वृषण, और ये हो गया आपको वृषण कोश। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा थैलीनुमा संरचना, तो ये आपका हो गया वृषण कोश। 1 मिनट में आपको क्लियर करने के फिर से दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये वृषण कोश होता है, यानी कि जिसमें कि वृषण स्थित होते हैं, तो उस झिल्ली को वृषण कोश कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि जो अधिवृषण होता है इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक ही ये शुक्रवाहिनी ही पूरी होती है। अब आपको यहाँ पे मूत्र नलिका दिख रही होगी, ये आपकी मूत्र नलिका हो गई, जो कि वृक्क से आते हुए यहाँ पे मूत्र नलिका में वो मूत्राशय को आती है। ये आपका मूत्राशय हो गया, और यहाँ पे आपको ये शुक्राशय दिख रहा है। तो यहीं पर शुक्राणु आकर यहाँ से वृषण से पहले अधिवृषण और अधिवृषण से शुक्रवाहिनी से होते हुए ये पहुँचते हैं शुक्राशय में। शुक्राशय का कार्य क्या होता है, तो इसमें सुक्रोज, फ्रक्टोज और बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे वीर्य कहते हैं। तो वीर्य में शुक्राणु मतलब आसानी से चलने के लिए भी यहाँ पर वीर्य होता है। तो वीर्य के माध्यम से वो वजाइना तक, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव तक पहुँचते हैं आसानी से। जैसे कि मछली के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शुक्राणुओं को चलने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्रंथि दिखाई दे रही होगी, ये इसका भी बहुत सा रोल होता है। और यहाँ पे आपको मूत्र मार्ग और शिश्न, इन सभी के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। उत्तर हमारा है, नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। यानी कि नर जनन तंत्र में टोटल 6 भाग होते हैं। तो आज हम टोटल 6 भागों के बारे में अच्छे से समझेंगे।
सबसे पहला हमारा हो गया वृषण। एक बार मैं फिर से चित्र को क्लियर करूँगा और फिर से आसानी से समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम अच्छे से वृषण को समझेंगे। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का वृषण हो गया टोटल, जो कि संख्या में 2 होते हैं तथा जोड़ी 1 जोड़ी होते हैं। यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। जैसे कि मादा में प्रमुख अंग क्या होता है, तो अंडाशय होता है। इसी प्रकार वृषण क्या होता है, तो नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। ये आपको थैलीनुमा संरचना यहाँ से लेकर यहाँ तक की देख रही होगी। तो यह एक थैलीनुमा संरचना में क्या वृषण बंद होते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। यानी कि जिसमें ये वृषण बंद होते हैं उसे वृषण कोश कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। यानी कि किसकी संख्या 2 होती है, तो वृषण की संख्या 2 होती है या फिर 1 जोड़ी होते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वृषण में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो हमने पहले सब कुछ बता दिया। तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है। और हाँ, वृषण में ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव भी होता है, जिससे कि ये प्यार वाली फीलिंग तभी आती है। ये इश्क मोहब्बत कुछ भी नहीं होता है, सब हार्मोन का खेल होता है। आप समझ सकते हैं इस सभी के बारे में आसानी से। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के जो कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। तो लड़कों में 15 से 16 वर्ष की आयु में ये आपको परिवर्तन कई प्रकार के देखने को मिलेंगे, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, शरीर पर बाल आना तथा वीर्य का निर्माण होना। इन सभी लक्षणों को ये द्वितीयक गौर लैंगिक लक्षण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण ही होते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। तो अब हम आगे देखेंगे अधिवृषण क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब हम आगे आ चुके हैं, अधिवृषण देखेंगे क्या होता है। तो यह वृषण के ऊपर एक कुंडली अवस्था में, यानी कि एक कुंडलित अवस्था में होता है। यानी कि ये आपको दिख रहा होगा, तो ये एक अधिवृषण है, यानी कि ये कुंडलित अवस्था में होता है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी तथा सक्रिय अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। यानी कि 6 सेंटीमीटर लंबी और सक्रिय अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। यानी कि वृषण में, अधिवृषण में क्या हो, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। यानी कि अधिवृषण का जो आकार होता है वो घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो अब वृषण और अधिवृषण आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि शुक्रवाहिनी क्या होती है। तो शुक्रवाहिनी यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु, यानी कि जो वृषण और अधिवृषण में बने शुक्राणु होते हैं, तो ये यहाँ से लेकर शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी तक, जो कि वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु होते हैं, उन्हें यह शुक्रवाहिनी ही ले जाती है। कहाँ तक, तो शिश्न के बाहर तक ले जाने का कार्य करती है। यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर एक नलिका होती है, जो वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। यानी कि कहाँ तक, तो शुक्राशय तक ले जाती है। ये यहाँ पर आपको शुक्राशय दिख रहा होगा। उसके बाद यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर स्खलन वाहिनी बनाती है। यहाँ से आपको स्खलन वाहिनी बनाती है। अब हम शुक्राशय को देख लेते हैं। शुक्राशय क्या होता है। यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है। यानी कि जो शुक्राशय होता है, तो यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणुओं का पोषण होता है। यानी कि शुक्राशय में ही क्या, तो लंबे समय तक इसमें सुरक्षित रहते हैं तथा इसमें ही शुक्राणुओं का जो कि पोषण होता है, और इसी में ये गति करते हैं। किसके माध्यम से, तो शुक्राशय में जो वीर्य होता है उसी के माध्यम से शुक्राणु गति करते हैं। तो अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या होगा हमारा अगला पॉइंट। अब हमारा अगला पॉइंट हो गया शिश्न। 5वें नंबर पर हमारा आएगा शिश्न।
यह एक ऐसी मांसल संरचना होती है, ये यहाँ से ये लेकर यहाँ तक आपको, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरा आपका शिश्न हो गया। यह एक मांसल 1 मिनट प्लीज। यह एक ऐसे मांसल संरचना होती है जो त्वचा से ढका रहता है। यह एक मैथुन अंग है, यानी कि शिश्न ही एक मैथुन अंग है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। तो ये जो आपको शिश्न दिख रहा है, इसी के माध्यम से क्या, यह एक मैथुन अंग होता है जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है तथा योनि क्या करती है, उसे गर्भाशय तक शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है और गर्भाशय फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मूत्रवाहिनी क्या होती है। सबसे लास्ट हमारा पॉइंट है मूत्रवाहिनी। मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है, ये आपको मूत्राशय दिख रहा है, इसी के बारे में बात कर रहा है। मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, यानी कि जो मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों के बाहर आने का मार्ग होता है, यानी कि जो मूत्रवाहिनी होती है इसी से ही शुक्राणु और मूत्र दोनों का निकलने का मार्ग एक ही होता है। जबकि फीमेल में वजाइना और जो कि मूत्र मार्ग होता है वो अलग अलग होता है, यानी कि यौन और मूत्र मार्ग अलग अलग होता है, लेकिन फीमेल में दोनों एक ही होते हैं। मूत्रवाहिनी के माध्यम से ही शुक्राणु भी बाहर आते हैं और उसी से मूत्र भी बाहर आता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। यदि यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एक सेट में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।